हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको सबको पता है, हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी चल रही है। ठीक है, तो इसमें यूनिट 1 चल रही है अभी। तो इसके हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड कुछ आज कवर करने वाले हैं। तो आपको पहले मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए हैं और क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने इसका माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री वगैरह जाने थे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखी थी। एंड फिर हमने स्टडी करा था ब्रीफली में बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि बैक्टीरिया क्या है, कहाँ से आया, क्या उसका यूज़ है एंड उसके क्या पार्ट्स हैं, मतलब सब कुछ पढ़ लिया है हमने बैक्टीरिया के बारे में। अब पिछली वाली वीडियो में हमने बता दिया कि बैक्टीरिया को ग्रो कैसे करते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल की बात ये जो लिख रहा है, रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया, ये हमने पीछे वाली वीडियो में बात कर लिया है इसकी ऑलरेडी। ठीक है ना, एंड इसका हमने देख लिया था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कल्चर मीडिया के भी कुछ टाइप देख लिए थे। मतलब इतना सब कुछ कवर हो चुका है। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि क्या क्या ऐसे न्यूट्रिशन है जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस जब मान लीजिए, जैसे मैंने आपको कल समझाया था, अब देखिए ये बैक्टीरिया है, ये समझिए। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को हमको ग्रो कराना है। तो अब समझिए, इसको जैसे पसंद है कार्बन, मतलब इसको कार्बन एज अ सोर्स बहुत पसंद है। बट इसको आप समझ लीजिए ऐसी कि पोटेशियम नहीं पसंद। ठीक है, पोटेशियम पे ये मर जाता है। तो अगर हम इसको कार्बन खिलाएंगे तो ये काफ़ी रैपिडली ग्रोथ शो करेगा। बट अगर हम इसको पोटेशियम दे देंगे यहीं पर न्यूट्रिशन में, तो ये अपनी डेथ शो करेगा, मतलब मर जाएगा। तो वही बात है, हम देखने वाले हैं क्या क्या ऐसे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, यानी न्यूट्रिशन क्या क्या ऐसे हो सकते हैं जिससे हमारा बैक्टीरिया काफ़ी अच्छे से ग्रो करे, किसमें, कल्चर मीडिया में। ठीक है, फिर इसमें रॉ मटेरियल तो हमारे पीछे वाली वीडियो में हो गया। फिर बात करेंगे फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ में कल्चर मीडिया जब हम बनाते हैं, कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो चीज़ में रॉ मटेरियल होते हैं, एंड कुछ होते हैं उसमें फिजिकल पैरामीटर्स, जैसे मैंने बात करी थी टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, यानी कि वो सब भी हमको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है ना, वो सब देखने वाले हैं अभी आगे भी हम इस वीडियो में। एंड देखेंगे ग्रोथ कर्व, यानी कि ग्रोथ कर्व क्या है, ये ग्रोथ कर्व भी रिप्रेजेंट करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही। तो हम ग्रोथ कर्व में एक प्लॉट कर्व करेंगे, मतलब प्लॉटेड करेंगे ग्राफ पर, और उसमें हम देखेंगे कि कब ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, कब बैक्टीरिया मर रहा है, कब बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ दोनों सेम हो रही है, मतलब सब कुछ देखने वाले हैं। तो ग्रोथ कर्व तक आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहिए, एक एक करके सारे टॉपिक को खत्म करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के लिए ऐसे क्या क्या न्यूट्रिशन हो सकते हैं जो उसको ग्रोथ कराने में हेल्पफुल हो। थोड़ा सी थ्योरी समझते हैं पहले। बैक्टीरिया रिक्वायर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू बिल्ड प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन एंड ड्राइव बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अब आप समझिए, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। अब आप 3-4 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो आप चलने फिर से भी असमर्थ हो जाओगे, यानी कि चल फिर भी नहीं पाओगे अगर आप खाना नहीं खाओगे। तो अगर हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स देंगे तभी तो उसको एनर्जी आएगी। तो इसीलिए अगर हम इसको न्यूट्रिएंट्स देंगे तो एनर्जी भी आएगी, एंड वहाँ पर जो बैक्टीरिया को प्रोटीन एंड जो हमारी उसकी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन होती है वो भी बिल्ड करेगा। ठीक है ना, एंड जब पूरा बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा तो डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस भी वो शो कर सकेगा। ऑल बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग परफॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन। और जो भी सारे बैक्टीरिया होते हैं वो एनर्जी शो करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन की वजह से। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड, अब देखते हैं कुछ बेसिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया की क्या जरूरत है, सबसे पहले वाटर। तो वाटर तो सभी की जरूरत होगी, क्योंकि हम कोई सा भी कल्चर मीडिया बना लें, जैसे मैंने पीछे टाइप पढ़े थे कल्चर मीडिया के, सब में वाटर कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है ना, मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट एज इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 80 to 90% ऑफ द टोटल वेट ऑफ सेल। जैसे मैंने पीछे आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो सेल होती है बैक्टीरिया की, उसके 80 to 90% वेट जो होता है वो वाटर का ही होता है। ठीक है, इट इज हाईली पोलर कंपाउंड एंड इट कंटेन माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड ट्रेस एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब वाटर में आपको पता है कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया वाटर। अब सेकंड देखते हैं यहाँ पर कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स यानी कि कुछ ऐसे हम उसको कंपाउंड या
कुछ भी ऐसे चीज़ देंगे जिसमें हम उसमें कार्बन रिच अमाउंट में हो, ठीक है ना। रिक्वायर कार्बन फॉर सिंथेसाइजिंग सेल कंपोनेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम कार्बन सोर्स दे क्यों रहे हैं, तो कार्बन सोर्स उसकी जो सेल कंपोनेंट होते हैं उसको सिंथेसाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। कौन? कार्बन सोर्स। ऑटोट्रोप्स यूज CO2 एज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन। हेट्रोट्रोप्स यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स वो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो खुद से ही अपना खाना वाना बना लेते हैं, ठीक है। तो वो CO2 से ही हमारा कार्बन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बट जो हमारे हेट्रोट्रोप्स हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं? जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर निर्भर रहते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही कार्बन का सोर्स ढूंढते हैं, ठीक है। दो हो गए। अब थर्ड आता है हमारा नाइट्रोजन सोर्स। तो बैक्टीरिया कैन यूज नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज नाइट्रेट, नाइट्रस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमीनो एसिड। अब देखो, बैक्टीरिया को नाइट्रोजन भी चाहिए। अब नाइट्रोजन लेगा कहाँ से? या तो एटमॉस्फेयर से ले लेगा या कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम कौन से हमारे? नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, या फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है हमारा? अमीनो एसिड। नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अब जो नाइट्रोजन है आपको पता होगा, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऐसा ही सेम बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया के भी मेजर कंपोनेंट हो गए ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में। ओके गाइज, नेक्स्ट आता है हमारा सल्फर सोर्स, यानी कि सल्फर भी हमको उसको देना होगा। मैनी बैक्टीरिया स्पीसीज यूज सल्फर फ्रॉम ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड एंड एलिमेंटल सल्फर। यानी कि सल्फर भी हमको उसको देना पड़ता है, या तो ऑर्गेनिक सल्फर के रूप में, या फिर इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड के रूप में, या एलिमेंटल सल्फर के रूप में। सल्फर इज नीडेड फॉर सिंथेसाइज ऑफ अमीनो एसिड। एंड सल्फर किस लिए देते हैं? क्या? ताकि वो अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। जब अमीनो एसिड सिंथेसाइज करेगा जब ही तो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। ओके, फिफ्थ है हमारा मिनरल सॉल्ट्स, यानी कि कुछ हम मिनरल सॉल्ट भी उसको देंगे। बैक्टीरिया रिक्वायर्ड सॉल्ट्स particularly the anions such as phosphate, sulfate and the cations such as sodium, potassium, iron and calcium। यानी कि मिनरल सॉल्ट्स क्या होते हैं? मिनरल सॉल्ट्स यानी कि कुछ उसमें आयन्स होंगे, ठीक है। तो हम उसको एनायन भी देते हैं, कैटायन भी देते हैं। एनायन कौन से हमारे यहाँ? फॉस्फेट एंड सल्फेट। एंड कैटायन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। दीज आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट और मे बी एडिड इन कल्चर मीडिया। और ये सारे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में इजीली अवेलेबल होते हैं, एंड फिर हम उसको देन कल्चर मीडिया में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या सोर्स होगा? दिस मे बी लाइट, द सन और लैम्प्स, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, और परफॉर्म ऑर्गेनिक मैटर लाइक शुगर, प्रोटीन, फैट्स एटसेट्रा। अब इसका सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या समझ रहे हो? सोर्स ऑफ एनर्जी दो तरह की होगी। एक तो जिसको जैसे समझ लीजिए आप कोई भी कपड़े वपड़े सुखा रहे हो, आप धूप में ऐसे ही डाल दोगे वो सूख जाएगा, तो एनर्जी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जब भी तो वो ड्राई हो रहे हैं कपड़े। तो इसी तरह ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें या तो हीट लेगा, वो लाइट लेगा, सन से ले सकता है। अगर हम इसको बंद करने में बंद कमरे में कल्चर कर रहे हैं तो उसमें हम एक लैंप लगाते हैं ताकि उसको सनलाइट प्रोवाइड होती रहे। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उसको हम कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी देते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक सल्फर दे सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड दे सकते हैं, अमोनिया दे सकते हैं, एंड कुछ हम ऑर्गेनिक मैटर भी दे सकते हैं लाइक शुगर, प्रोटीन, फैट, ठीक है। विदाउट एनर्जी लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट एंड क्विकली डाइज एंड बिकम इनएक्टिव। अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकता। सबको पता है एनर्जी सबको चाहिए, ठीक है ना। सेवंथ आता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किस लिए जरूरी होते हैं? नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच यूज रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एज इलेक्ट्रॉन डोनर आर लिथोट्रॉप्स, एंड दोज विच यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन डोनर आर ऑर्गेनोट्रॉप। तो जो ऑर्गेनिज्म हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं उनको हम कहते हैं लिथोट्रॉप्स, एंड जो हमारे कंपाउंड ये और ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये 7 हो गए पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट। गाइस नेक्स्ट और लास्ट है हमारा बैक्टीरियल विटामिन, या फिर ग्रोथ फैक्टर भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि विटामिन तो सबको पता है ना ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं हमारे। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन माइन्यूट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड बाय सम बैक्टीरियल स्पीसीज। और ये जो विटामिन होते हैं ना कुछ ही बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए जरूरी होते हैं और बहुत ही माइन्यूट यानी कि बहुत ही लो अमाउंट में। दिस इंक्लूड थायमिन, राइबोफ्लोविन, निकोटिनिक एसिड, पायरोटोक्सिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। ये सारे हमारे ग्रोथ फैक्टर्स है, विटामिन है, नाम याद कर लेना एक आध का। इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA एंड आल्सो फॉर सेल डिवीजन, ठीक है।
एंड गाइस सबको पता है ये जो हमारे विटामिन होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में और सेल डिवीजन में काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने सिर्फ बात करी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट की, ये वाला टॉपिक अभी खत्म हुआ है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। रॉ मटेरियल यूज फॉर कल्चर मीडिया, ये पिछली वाली वीडियो में कवर हो गया। अब देखते हैं फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ, ठीक है गाइस। अब देखते हैं फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि कुछ ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स होंगे जो हमको मेंटेन करने होंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट्स एंड नेसेसिटीज लाइक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ग्रोथ फैक्टर, देयर आर सम फिजिकल पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, ऑक्सीजन, pH, लाइट एटसेट्रा आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, तो हमको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के साथ साथ कुछ फिजिकल पैरामीटर्स भी मेंटेन रखने पड़ते हैं। अब फिजिकल पैरामीटर्स कौन से होंगे, लाइक उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन वहाँ पर कितनी सप्लाई होनी चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसका क्या लाइट सोर्स है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमको मेंटेन रखनी पड़ती है फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं अपने फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है टेम्परेचर। तो गाइस सबसे पहले आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था बैक्टीरिया के, हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं साइक्रोफाइल्स, कुछ होते हैं मीजोफाइल, कुछ होते हैं थर्मोफाइल। तो समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ग्रोथ फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म देयर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ। यानी कि सबको पता है, सब जो हमारी ऑल अर्थ पर ऑर्गेनिज्म है सबके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पहले से ही सेट करा हुआ है कि इस टेम्परेचर पर ही वो ग्रोथ शो करेगा, ठीक है ना। अगर उससे कम हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है ना। उसी बेस पर ये क्लासिफिकेशन है टेम्परेचर्स का। बेस्ड ऑन द टेम्परेचर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल, थर्मोफाइल। ये तीनों बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है, आपने पीछे पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। तो जो हमारे साइक्रोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं वो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस पर ही ग्रोथ शो करते हैं। जो हमारे मीजोफाइल्स रहते हैं वो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पर शो करते हैं, एंड जो थर्मोफाइल्स रहते हैं वो 45 से या 70 के बीच में या और ज़्यादा। थर्मोफाइल्स हमारी वो बैक्टीरिया हैं जो 45 से 70 के बीच या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर अपनी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रोब्स शो ग्रोथ इज नोन एज मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। अब समझिए, एंड द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रोब्स शो ग्रोथ इज नोन एज मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। यानी कि आप समझिए, ये जो माइक्रोब है हमारा बैक्टीरिया है, ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है 20 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस पर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, एंड कहाँ तक जाता है, ये जाता है मोस्टली 44 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो अपनी इसमें कमी आ जाती है कुछ, ये मर जाता है। बट इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो है 44, एंड लोएस्ट कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारा हाईएस्ट है इस बैक्टीरिया का, ये होगा इसका मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। ये जो इसका लो टेम्परेचर है जहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है ग्रोथ करना, वो होगा इसका मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड आती है हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, यानी कि गैसियस रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन व्हाइल सम डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ। गैस ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब आपको पता है, ये भी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था बैक्टीरिया के, इसीलिए कहता हूँ पिछली वीडियोस को कवर करके आओ, जब आपके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो रिमाइंड में करा देता हूँ, बट आगे से ध्यान रखना। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेस पर हमने 2 तरह के बैक्टीरिया पढ़े थे, एक पढ़े थे एरोबिक एंड दूसरा एनारोबिक। एरोबिक क्या थे, जिनको O2 की नीड थी अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। एंड एनारोबिक कौन से, जिनको कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। तो उसी बेस पर ये क्लासिफिकेशन है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों जरूरी है। ये रहा इस वो क्लासिफिकेशन। डिपेंडेंट ऑन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट एरोबिक, सेकंड एनारोबिक, एंड थर्ड एक कैटेगरी होती है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक यानी कि वही जिनको रिक्वायर होगा ऑक्सीजन। एग्जांपल इसका मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो टीबी का बैक्टीरिया रहता है उसको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। सेकंड है एनारोबिक, उसको कोई भी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, बैक्टीरियोट्स, फैगेलिस, ठीक है। एंड थर्ड एक कैटेगरी आती है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी एंड ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी किसी में भी ग्रोथ शो कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल है इसका ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा पीएच। पीएच
ऑल बैक्टीरिया ग्रो एट डिफरेंट पीएच रेंज। अब सबको पता है यार, हर कोई बैक्टीरिया अपने अलग अलग पीएच शो करेगा, अपना अलग अलग पीएच पर ग्रोथ शो करेगा, ठीक है। पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वही बात लिख रही है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग वाली। माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एक्टिविटी आर अफेक्टेड बाय द पीएच ऑफ द मीडियम। जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, माइक्रोब्स की ग्रोथ है, वो पीएच की वजह से भी अफेक्ट हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रिक्वेंटली चेंज देयर पीएच बाय प्रोड्यूसिंग एसिडिंग और बेसिक मेटाबॉलिक पेस्ट प्रोडक्ट। अब जो देखो, जो हम इसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो अपने अंदर बॉडी में ले रहे हैं, खा रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, एंड उसको बाहर भी तो एक्सक्रीट भी तो कर रहे हैं। अब एक्सक्रीट वो दो फॉर्म में होगा, या तो एसिडिक फॉर्म में होगा या बेसिक फॉर्म में होगा, तो उससे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है हमारे कल्चर मीडिया में, ठीक है। बेस्ड ऑन पीएच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अब पीएच के ऊपर भी 3 कैटेगरी हमने डिसाइड कर दी हैं बैक्टीरिया की। फर्स्ट है एसिडोफाइल, सेकंड है न्यूट्रोफाइल, थर्ड है एल्कलोफाइल। नेम से ही आप समझ गए होंगे, आई नो। एसिडोफाइल यानी कि जो एसिड रेंज में बैक्टीरिया ग्रोथ शो करेगा। अब देखो 0 से 6.5, ठीक है ना, इतना पीएच पर जो हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ शो करेंगे वो एसिडोफाइल। न्यूट्रोफाइल यानी कि न्यूट्रल पीएच पर जो हमारी ग्रोथ शो करेंगे, जैसे 6.5 से 7.5 तक। एल्कलोफाइल यानी कि बेसिक रेंज पर 7.5 से 14 तक, ओके। तो ये तो हुए हमारे कुछ फिजिकल पैरामीटर्स। देखते हैं कुछ और गाइज। इसमें एक आता हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर यूज और ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया टू मेक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। 0.5% NaCl इज यूज एडेड टू ऑल कल्चर मीडिया। अब देखो, जैसे हमने रॉ मटेरियल में आपको बताया था कंपोजिशन में, हम उसमें NaCl भी डाल रहे थे। तो NaCl क्या क्यों डाल रहे हैं? NaCl इसलिए डाल रहे हैं ताकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है। बाहर वाले से ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो मेंटेन रहे, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैक्टर लाइट। लाइट क्या है? डार्कनेस इज फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब सबसे ज़्यादा जो हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ शो करते हैं वो डार्क में करते हैं, यानी कि अंधेरे में। फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोगिले एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नीड लाइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। बट हमारे कुछ बैक्टीरिया जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक यानी कि जो एज ए सनलाइट यूज़ कर रहे हैं लाइट सोर्स को, ओके, उनके लिए लाइट जरूरी है उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा साल्ट कंसंट्रेशन एंड वाटर एक्टिविटी। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर दीज माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, हेलोफाइल, ऑस्मोफाइल। हेलोफाइल क्या होंगे? रिक्वायर हाई लेवल ऑफ NaCl टू ग्रो, उसको ज़्यादा NaCl रिक्वायर होगा ग्रो के लिए। हेलोबैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल है। ऑस्मोफाइल यानी कि बहुत कम रेंज में उसको वाटर चाहिए होगा, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ओके। तो अभी हमारा कवर हो गया है यहाँ पर ये फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ। अब देखते हैं ग्रोथ कर्व। आज का लास्ट टॉपिक होगा ग्रोथ कर्व, ओके। तो थोड़ा अभी ग्रोथ कर्व आप समझिए। ये हमारी वाई एक्सिस हो गया, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक पर हम ले लेते हैं टेम्परेचर और एक पर ले लेते हैं बैक्टीरिया के नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ओके। तो अब समझो, जैसे हमने कोई भी यहाँ पर चीज़ दी उसको, मतलब यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया प्लेस करा, एंड 0R, 1R, 2R, 3R। अब यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 18, 16, 32, ये हो गए हमारे बैक्टीरिया के नंबर्स। तो ये जैसे जैसे शुरू में हम उसको डाल रहे हैं, तो शुरू में तो वो थोड़ा अडेप्ट करेगा कंडीशंस को, यानी कि स्टार्टिंग से ही वो ग्रोथ नहीं शो करेगा, पहले वहाँ पर कुछ दिन रहेगा। अगर उसको एनवायरनमेंट सुटेबल लगेगा तो वो जब ही ग्रो शो करेगा। यानी कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, वो सिर्फ एक अपना एडाप्ट कर रहा है कंडीशंस को, जो उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन है ना उसको एडाप्ट कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो मतलब कुछ टाइम के लिए वो अपनी ग्रोथ शो नहीं करेगा, बस उसको एनवायरमेंट को देखेगा एंड एडाप्ट होने की कोशिश करेगा। अगर देखो ग्रोथ के लिए उसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो एकदम हाईली रैपिडली ग्रोथ वो शो करेगा, ठीक है ना। मतलब हाईली रैपिडली एकदम ग्रोथ शो करेगा, डबल के अमाउंट में वो ग्रोथ करेगा। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे मतलब दुगनी अमाउंट में। अगर उसके लिए उसको सुटेबल नहीं लगता है तो वो ग्रोथ शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्रोथ कर्व के 2 फेज समझ में आए। पहला होता है, इसको हम कहते हैं लैग फेज, सेकेंड को कहते हैं लॉग फेज, ओके। जब हमारा बैक्टीरिया पूरे अमाउंट में ग्रो कर चुका है तो उसका एक स्टेशनरी फेज आ जाता है, ठीक है ना। स्टेशनरी फेज कहने की क्या मतलब है, यहाँ पर कि जो न्यूट्रिशन होने लगता है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ख़त्म होने लगता है। तो
बैक्टीरिया ग्रोथ शो नहीं करता है। एंड एक लीनियर जो लाइन समझ लो आप कि जिस नंबर पर, जैसे आप समझो 8, तो यहाँ पर 8 बैक्टीरिया जैसे कि तैसे अब उसी न्यूट्रिएंट्स को खाएंगे पिएंगे जब तक वो ख़त्म नहीं होगा। अब जैसे हमारा न्यूट्रिएंट ख़त्म हुआ कल्चर मीडिया में से, तो एकदम उसकी हाईली डेथ उसकी हो जाएगी बैक्टीरिया की सारी की, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एंड उसका जो वेस्ट मटेरियल रहेगा बैक्टीरिया का वो भी एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ हार्मफुल अटैक हो रहे हैं बैक्टीरिया पर। ठीक है, तो पहला फेज है लैग फेज, सेकंड है लॉग फेज, थर्ड है स्टेशनरी फेज, फोर्थ है डेक्लाइन फेज। अभी आपको समझेगा, आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले थोड़ी बात करते हैं ग्रोथ कर्व आखिर ये है क्या। व्हेन अ ग्रोथ कल्चर मैंने पीछे बताया, ग्रोथ यानी कि लिक्विड कल्चर इज इनोकुलेटेड विद अ स्मॉल बैक्टीरियल इनोकुलम, द पॉपुलेशन साइज ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज शोइंग अ क्लासिकल पैटर्न। यानी कि वही बात है, जब भी हम कोई ग्रोथ कल्चर लेते हैं उसको किसी भी बैक्टीरिया इनोकुलम से करते हैं, ये जो मैंने अभी ग्राफ बताया, एक हमको क्लासिकल पैटर्न मिलता है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। When plotted on a graph, a distinct curve is often referred to as a bacteria growth curve। अब जो हम इसकी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो हमारी कर्व आती है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व फॉर एनी पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियम may be determined by growing a pure culture of the organism in a liquid medium at a constant temperature। यानी कि जो ग्रोथ कर्व हमारी होगी उसमें हम उसको बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को भी डिटरमाइन करेंगे कि कितने अमाउंट में कितना ग्रो हो रहा है बैक्टीरिया एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ओके, द डाटा आर देन प्लॉटेड ऑन लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर। एंड उस सारे डाटा को हम एक लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेंगे। व्हेन अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज इज कॉल्ड ग्रोथ कर्व। अब जब ये ग्राफ हमारा ग्रोथ ऑफ यानी कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज, यानी कि वही बैक्टीरिया के नंबर्स और टाइम के बीच में हमारा जो प्लॉट होगा ग्राफ, उसको हम कहेंगे ग्रोथ कर्व। तो आया वही आपकी समझ में ग्रोथ कर्व क्या है। ठीक है, अभी आप आगे देखो और अच्छे से आ जाएगा। तो भाई ग्रोथ कर्व कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रोथ कर्व वो है कि जो ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है सिर्फ ग्रोथ कर्व। ठीक है ना, बस आप ध्यान रखना नंबर ऑफ बैक्टीरिया जरूर रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज के बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है वो होता है हमारा ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको रफ डायग्राम से समझा दिया, 4 फेज होते हैं, लैग फेज, सेकंड लॉग फेज जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, थर्ड होता है स्टेशनरी फेज, फोर्थ होता है डेक्लाइन फेज जिसको हम डेथ फेज भी कहते हैं। अब थोड़ा समझिए इसका ग्राफ। तो देखो ये तो हमने टाइम ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ले लिया हमने नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो 2 4 6 8 10 12 बढ़ रहे हैं। तो शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था, ये अडॉप्ट करेगा सिर्फ कंडीशंस को, हाईली रैपिडली ग्रोथ नहीं शो करेगा। सिर्फ हमारा देखो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा, जैसे थोड़ा ग्राफ को समझो, यहाँ पर सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर कोई ग्रोथ तो नहीं बढ़ रही, बस यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर अडॉप्ट कर ली उसने सारी कंडीशन बैक्टीरिया ने, एकदम ग्रोथ शो करेगा। अब यहाँ पर देखो ग्रोथ एकदम शो हो रही है, टाइम बहुत कम लग रहा है। ओके, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, यानी कि इसमें एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होती है इसलिए। अब देखो जैसे यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, यानी कि अब वो थोड़ा दिन सर्वाइव कर लेंगे बिना न्यूट्रिएंट्स के, तो इसलिए ये कह लेता है स्टेशनरी फेज। यानी कि इसमें बस टाइम ही टाइम बढ़ता है, ग्रोथ नहीं बढ़ती है, यानी कि जितनी ग्रोथ होनी थी बैक्टीरिया की उतनी हो चुकी है। अब जब सारी ग्रोथ मतलब जा रहे सारे न्यूट्रिएंट्स सब कुछ खत्म हो चुका है, तो इसकी होने लगती है डेथ। डेथ क्यों होने लगती है, वही न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुका है एंड उसका कुछ बेसिक जो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी एक्यूमुलेट होने लग गया है कल्चर मीडिया में। ओके, 4 फेज अब समझते हैं एक एक करके चारों फेज को। फर्स्ट फेज वही लैग फेज जिसको हम इनिशियल फेज क्या कहने का मतलब है, यानी कि स्टार्टिंग में जो फेज हो रहा है उसको हम इनिशियल फेज ही कहेंगे। आफ्टर अ लिक्विड कल्चर इज इनोकुलेटेड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, इट टेक्स सम टाइम टू मल्टीप्लाई। वही बात है जो मैंने आपको बताई, जब भी हम किसी भी कल्चर मीडिया को इनोकुलेट करते हैं, डालते हैं, उसका जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है वो एकदम से स्टार्ट नहीं होता है, डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, वो कुछ टाइम लेता है मल्टीप्लाई करने में। द टाइम बिटवीन इनोकुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज लैग फेज। तो यही बात है, बैक्टीरिया को डालने से लेकर और बैक्टीरिया की ग्रोथ होने तक उसको हम कहते हैं लैग फेज। ठीक है, इन दिस फेज नो ग्रोथ इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको बता दिया इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ टाइम बढ़ेगा। इन दिस फेज द इनोकुलेटेड बैक्टीरिया एडजस्ट स्टेप इटसेल्फ टू अडॉप्ट द न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, सब बात मैंने बता दी है ऑलरेडी, मतलब इस फेज में सिर्फ बैक्टीरिया अडॉप्ट करेगा न्यू एनवायरनमेंट को,
ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ बैक्टीरिया बट नो एप्रिसिएबल इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बैक्टीरिया का साइज तो बढ़ेगा इस फेज में, बस नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये इतना सा बैक्टीरिया हमने डाला तो इस बैक्टीरिया का लैग फेज में साइज तो इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना, मतलब 1 से 2 नहीं होंगे, बस इसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगा लैग फेज में। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ द लैग फेज वेरीज विद द बैक्टीरिया स्पीसीज, नेचर ऑफ कल्चर मीडिया, टेम्परेचर। यानी कि जो हमारे लैग फेज की ड्यूरेशन रहती है वो डिफर कर सकती है अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, क्या उसमें बैक्टीरिया, क्या उसका नेचर है कल्चर मीडिया का, क्या उसका टेम्परेचर है, सबके लिए बेसिस पर अलग अलग हो सकता है ये लैग फेज का टाइम। इट में वेरी फ्रॉम 1 आवर टू सेवरल डेज। अब ये हो एक बेसिक क्या है इसका, 1 घंटे से लेकर कुछ दिनों तक इसका लैग फेज का टाइम हो सकता है। ओके, तो ये अभी हमारा समाप्त होता है लैग फेज। अब सेकंड फेज आता है हमारा लॉग फेज, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कह देते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज कहने का क्या मतलब है, यानी कि एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो होना है। ठीक है, अब आपने समझा लैग फेज यानी कि सिर्फ जो हमारे बैक्टीरिया था उसका साइज बढ़ रहा था थोड़ा सा, बट नंबर नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि वो अडॉप्ट कर रहा था सिर्फ कंडीशन को। अब आप समझो, जैसे आप अपने किसी भी रिलेशनशिप यानी कि मामा फूफा के कहीं भी गए तो वहाँ पर एकदम से हंसना बोलना खेलना कूदना चालू नहीं कर दोगे, गली में घूमना नहीं चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है वहाँ के बारे में कि ये गली कहाँ जा रही है, कैसे कर रही है। तो अभी आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता जो भी लो, आप पहले थोड़ा वहाँ के एरिया को, वहाँ की कंडीशंस को समझोगे। ठीक है ना, तो जब आप समझ लोगे अच्छी तरह से फिर आप अकेले भी कहीं भी जा सकते हो। ओके, तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि लैग फेज में सिर्फ वो अडॉप्ट करता है, वहाँ की कंडीशन को समझता है कैसा एनवायरनमेंट है। अब एक बार उसने समझ लिया तो वो अपनी ग्रोथ करना चालू कर देता है वहाँ पर एकदम तेजी से। ओके, वही कह रहा है लॉग फेज। लॉग फेज यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज, दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एक्सपोनेंशियल सेल ग्रोथ, दैट मींस 1 to 2, 2 to 4, 2 4 to 8 एंड सो ऑन। यानी कि वही बात है जो मैंने आपको बताई, एकदम रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। जैसे 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे मतलब डबल मल्टीप्लाई करता चले जाएगा। द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डबल्स ड्यूरिंग एवरी जनरेशन, दे मल्टीप्लाई एट देयर मैक्सिमम रेट। यानी कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन अपनी पॉपुलेशन की डबल करता चला जाता है एंड एक मैक्सिमम रेट तक। द बैक्टीरियल सेल्स आर स्मॉल एंड यूनिफॉर्मली स्टेन। एंड ये जो हमारी बैक्टीरिया रहती है बहुत स्मॉल रहती है और कुछ स्टेन रहती हैं। द माइक्रोब्स आर सेंसिटिव टू एडवर्स कंडीशन सच एज एंटीबायोटिक एंड अदर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। और ये जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो हम ग्रो कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक के और एंटीमाइक्रोबियल के। ग्रोथ रेट इज द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द लॉग फेज। अब आप सबको पता चल गई होगी सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो होती है हमारी लॉग फेज में होती है, इसलिए इसको ग्रोथ रेट में सबसे ग्रेटेस्ट फेज माना गया है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन बैक्टीरियल डिवीजन ड्यूरिंग दिस फेज इज नोन एज जर्मिनेशन टाइम। अब एक बैक्टीरिया के डिवीजन में जो टाइम लगेगा इस फेज में उसको हम कहेंगे जर्मिनेशन टाइम। ऑल बैक्टीरिया डू नॉट हैव द सेम जर्मिनेशन टाइम। और सब बैक्टीरिया के लिए अलग अलग जर्मिनेशन टाइम होता है, सेम नहीं होता है किसी के लिए भी। इट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ स्पीसीज, न्यूट्रिएंट्स इन द मीडियम एंड फिजिकल कंडीशन। और ये डिफर कर सकता है स्पीसीज हमारी इसमें क्या है, उसको हम क्या न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, क्या उसका मीडियम है, क्या उसकी फिजिकल कंडीशंस है। ओके, तो लॉग फेज समझ में आ गया। अब देखते हैं हम थर्ड फेज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होगा, आफ्टर लॉग फेज द बैक्टीरियल ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टॉप्स कंप्लीटली ड्यू टू लॉक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, लैक ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, चेंज इन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड एक्यूमुलेशन ऑफ देयर ओन टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया जब हाईली ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की तो वहाँ उसकी ग्रोथ रुक जाती है एक समय पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी कि जो उसको हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे थे वो खत्म हो चुके हैं एंड वहाँ पर पानी भी खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका है एंड उसका जो पीएच है वो भी बदल चुका है क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा बैक्टीरिया आ चुके हैं ना उसमें कल्चर मीडिया में। एंड ऑल्सो एक्यूमुलेशन ऑफ देयर ओन टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। एंड जो उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकल रहा है वो भी तो वहीं की वहीं इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, वो कहीं बाहर थोड़ी जा रहा है उसकी वजह से भी। इन दिस वेज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्टॉप एंड इट मे बी स्टेशनरी बिकॉज नो नंबर ऑफ बर्थ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द डेथ ऑफ बैक्टीरिया। इसको हम स्टेशनरी इसलिए होते हैं कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है एंड नंबर ऑफ डेथ ऑफ बैक्टीरिया वो दोनों इक्वल हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको समझ आ रहा होगा रेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू रेट ऑफ बर्थ ऑफ सेल, यानी कि जितनी वहाँ पर मर रहे हैं बैक्टीरिया उतने ही बर्थ हो रहे हैं।
ठीक है। द बैक्टीरिया नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, जो बैक्टीरिया का नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 64 बन गए तो 64 के 64 ही रहेंगे वहाँ पर, ना बढ़ेंगे, घट सकते हैं पर बढ़ेंगे नहीं। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा गाइस लास्ट जो फेज है वो है डेक्लाइन फेज, जिसको हम डेथ फेज भी कहते हैं। एंड दिस इज द लास्ट फेज, ये सबसे लास्ट फेज होता है। ऑल्सो नोन एज डेथ फेज, इसको हम डेथ फेज भी कह देते हैं। यू नो इन दिस फेज बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग बिकॉज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज मोर देन न्यूट्रिएंट्स और मीडियम। अब आपको बताए, आपके लिए जैसे आप 4 लोग हो, ठीक है, अब 3 बर्गर आएंगे, 3 बर्गर आए तो एक एक ने ले लिया बट एक बचा, तो ये 3 के पीछे लड़ाई होगी इन चारों में। यानी कि कहने का क्या मतलब है, आपके लिए ये एज अ न्यूट्रिएंट मान लीजिए, तो ये जो न्यूट्रिएंट आया है आपके लिए ये कम है। कितने, क्योंकि किससे, आपकी जो पॉपुलेशन है 4 जने की उससे कम है, तो इसलिए आप वहाँ पर लड़ोगे और लड़ मिलकर आपस में ही मरोगे। ओके। तो इस कहने का यही मतलब है, इस फेज में बैक्टीरिया मरना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिशन मीडियम खत्म हो चुका है। द डेक्लाइन फेज स्टैंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, तो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट और एग्जॉक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि 2 वजह से ही उसकी डेथ होती है बैक्टीरिया की। एक तो वहाँ पर जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट हो चुका है एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है। ठीक है। तो गाइस आज हमने ये कवर कर लिया है यहाँ तक, ग्रोथ कर्व तक। ठीक है। आगे हम स्टार्ट करेंगे इसके आइसोलेशन, प्रिजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ एनारोब। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगर ऊपर वाली वीडियो नहीं देखे हैं ये वाले टॉपिक्स की, उसको एक बार जरूर से जाकर देख लेना, चेकआउट कर लेना। ठीक है। क्योंकि ये वाले टॉपिक भी उससे ही रिलेट है, पढ़ तो बैक्टीरिया ही रहे हैं ना। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ये नोट्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर। ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।